हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। तो बहुत कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए और आई बिलीव अब तक आप लोगों ने पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स देख लिए होंगे और अगर देखा है तो नोटिस किया होगा कि वहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चंस की भरमार होती है। बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड ही होते हैं, जहाँ एक बड़ा सा केस दे दिया जाएगा, एक सिचुएशन दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू रिकमेंड, यू हैव टू एडवाइस या फिर आपको बताना है कि लॉ के हिसाब से ये सही है या नहीं है। तो वहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि केस स्टडी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन्हें हमें लिखना कैसे हैं। हमने प्रोविजंस पढ़े हैं, हमें पता है कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, पर उसे प्रेजेंट कैसे करें। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है ये, जहाँ वी विल बी डिस्कसिंग कि अगर केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑफकोर्स आएंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, हर एक क्वेश्चन जहाँ पर आपको कोई केस दिया हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट है। कई बार क्वेश्चन बड़ा सा दे दिया जाता है और एंड में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटरनल ऑडिटर फॉर एग्जाम्पल। यानी कि पूरा केस देने के बाद लास्ट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। वहाँ पर आपको फैक्ट्स रिलेवेंट नहीं होते हैं, वहाँ आपको प्रोविजंस ही लिखना होता है। जहाँ पर सवाल आता है कि इस केस में क्या होगा, वहाँ आपको फैक्ट्स कंसिडर करने होते हैं कि इस केस में अलाउड है या नहीं। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। वहाँ हमसे इस केस से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा रहा है या फिर इन जनरल बस टाइम पास के लिए उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है और एंड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपने पास्ट पेपर देखा होगा तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। वहाँ अगर कोई केस है जिसमें आपको एक सिचुएशन दी है कि ये पर्सन अपॉइंट होना चाहता है, एलिजिबल है या नहीं, या कई बार ऐसे होता है वो क्वेश्चन लास्ट में लिखते ही नहीं है, वो बस कॉमेंट लिख देते हैं कि कॉमेंट करो इस सिचुएशन पे। देयर हाउ यू हैव टू ड्राफ्ट द आंसर। तो आपका जो आंसर होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा वहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस से, जिसको आप हेडिंग दे सकते हैं सिनेरियो ओवरव्यू। अब अगर आपने ये सारे हेडिंग्स दिए तो बहुत अच्छी बात है, वो और स्ट्रक्चर्ड लगेगा आंसर। हेडिंग्स नहीं दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग पैराग्राफ में आपके आंसर में फिर 4 पैराग्राफ्स होंगे और इन चारों हेडिंग्स के ऊपर होंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर हेडिंग लिखा तो भी इट्स गुड, नहीं लिखा तो भी आपका आंसर बस स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि एक एक पैराग्राफ जब चेंज हो रहा है तो समझ आ रहा है कि ओके फर्स्ट पैराग्राफ में फैक्ट्स लिखे थे, सेकेंड पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखा है, लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखा है, इस तरीके से। सबसे पहले तो यू विल राइट द सिनेरियो एनालिसिस, द सिनेरियो ओवरव्यू या फिर द फैक्ट्स ऑफ द केस, गिवन फैक्ट्स। ये हेडिंग मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिखा है कि ये हेडिंग्स भी आप लिख सकते हैं, या तो सिनेरियो ओवरव्यू लिखना या फिर फैक्ट्स ऑफ द केस या फिर गिवन फैक्ट्स, ऐसे कोई भी हेडिंग लिख के। अब जो पूरा केस है उसको बहुत क्रिस्प तरीके से, अगर किसी कंपनी के बारे में बताया कि ABC लिमिटेड है, वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, उसमें इतने सारे लोग अपॉइंटेड है और एंड में कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है, वो किस सेक्टर में काम करता है। अगर वो हमारे क्वेश्चन से रिलेवेंट है ही नहीं, कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है वो उस सेक्टर पे क्या हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर आपको सेक्टर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ। आपको बस लिखना होगा कि कौन सी कंपनी है, सिचुएशन क्या है, बस उतना ही। यानी कि जो आपका फैक्ट्स है वो बहुत समराइज्ड, बहुत क्रिस्प, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद यू विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पूछा क्या है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड हियर, व्हाट इज द सेंट्रल इशू इन्वॉल्व्ड हियर, किस चीज़ के बारे में हमसे एडवाइस ली जा रही है, दैट विल बी द सेकेंड थिंग। अब चाहें तो फैक्ट्स और लीगल क्वेश्चन एक साथ लिख सकते हैं या फिर अलग अलग पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इन दोनों का एक ही हेडिंग भी बना सकते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड लीगल इशू इन्वॉल्व इन द केस, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हो गए 2 पार्ट्स। इसके बाद आपको लिखना है एप्लीकेबल जजमेंट या फिर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, SEBI LODR, जो भी लॉ का नाम है वो आपको लिखना होगा, एप्लीकेबल या रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर सेक्शन नंबर याद है तो बहुत बढ़िया, हेडिंग में ही सेक्शन नंबर लिख दो। अगर कोई केस लॉ से रिलेटेड वो क्वेश्चन है कि इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो हमने किसी केस लॉ में पढ़े थे, तो वहाँ पर अगर आपको उस केस लॉ का नाम याद है तो वो भी लिख सकते हैं। वहाँ आप पहले हेडिंग देंगे एप्लीकेबल और रेलेवेंट जजमेंट, और उसके बाद लिखेंगे कि सिमिलर फैक्ट्स थे इस केस में और वहाँ पर क्या क्या हुआ था। और अगर किसी एक्ट का प्रोविजन लिख रहे हैं तो आप वहाँ जो एक्ट की लैंग्वेज थी, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि वो एक्ट की लैंग्वेज से मिलता जुलता ही, यहाँ केस की बात नहीं करनी है, यहाँ
पर सिर्फ हमें प्रोविजन लिखना है कि लॉ क्या बोलता है, केस से रिलेट करके अभी नहीं लिखना है। जो प्रोविजन है, जो जजमेंट है, वो आपको लिखना है कि ये होता है, दिस इज द लीगल प्रोविजन। वो लिखने के बाद एंड में यू विल गिव योर रिकमेंडेशन या कंक्लूजन, जो भी आपसे पूछा गया है, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं। वहां पर आपको केस से रिलेट करके लिखना है कि इन दिस केस, इन द गिवन फैक्ट्स, ये कंक्लूड किया जाता है। नाउ हियर आई वुड नॉट सजेस्ट कि आई कंक्लूड लिखो, चाहिए तो दिस कैन बी कंक्लूडेड इन व्यू ऑफ द अबव, कॉमा दिस कैन बी कंक्लूडेड, या फिर इन व्यू ऑफ द अबव वी कैन कंक्लूड दैट। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आई वर्ड यूज कीजिए, वी लिख सकते हैं, या दिस कैन बी कंक्लूडेड लिख सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड लिख सकते हैं। सो वहां पर आप फिर कंक्लूजन लिखेंगे वेयर योर आंसर, योर कंक्लूजन शुड मैच द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको उसी के लैंग्वेज में, वही टर्म्स यूज करके आपको आंसर लिखना है कि ये जो रिकमेंडेशन सीएफओ ने दिया ये सही है या नहीं। तो आपका कंक्लूजन में क्लियर लिखना है कि सीएफओ का जो रिकमेंडेशन है वो इनकरेक्ट है, या सीएफओ का रिकमेंडेशन कंसिडरिंग द प्रोविजंस करेक्ट है। जो क्वेश्चन पूछा है आपका कंक्लूजन बिल्कुल उससे मैच करता हुआ होना चाहिए। जो टर्म्स आपने यूज किए वो एग्जैक्टली वही टर्म्स आपको यूज करने हैं, मैक्स जितना आप यूज कर सकते हैं वो टर्म्स वो यूज करने हैं। सो दिस शुड बी द फ्लो ऑफ द आंसर। इसमें एक और तरीका होता है, कई बारी फैक्ट्स लोग बाद में लिखते हैं और पहले रेलेवेंट प्रोविजन लिख देते हैं कि एप्लीकेबल जजमेंट क्या है वो लिख देते हैं। सो जैसे मैंने एक सिनारियो बताया जहां पर आप 1 2 साथ में या अलग अलग लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे प्रोविजन, उसके बाद कंक्लूजन। अगर चाहें तो यहाँ पर आप एप्लीकेबल प्रोविजन पहले लिख सकते हैं, उसके बाद फैक्ट्स और लीगल इशू, उसके बाद कंक्लूजन। दोनों ही फॉर्मेट सही होते हैं। आंसर लिखने का फॉर्मेट कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि यही फॉर्मेट होगा। अगर आप गाइडलाइन आंसर्स भी देखोगे ना तो हर एक अटेम्प्ट में अलग अलग फॉर्मेट में उन्होंने भी आंसर प्रेजेंट किया हुआ है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आप जिस भी फॉर्मेट में लिख रहे हैं ट्राई कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स, जो भी केस स्टडी क्वेश्चन है, आप लगभग उसी फॉर्मेट में लिखे और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे योर आंसर शुड बी स्ट्रक्चर्ड कि सामने वाले को समझ आ रहा है। हेडिंग्स लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद यू लीव अ स्पेस, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हो तो वो समझ आ जाएगा कि अब नया टॉपिक आपने शुरू किया हुआ है। सो दिस वे यू कैन डू। आई होप दिस वॉज क्लियर एंड विशिंग यू ऑल द लक। अगर कोई और चीज़ में हेल्प चाहिए, दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड बाय स्टूडेंट, तो ऐसे किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए यू कैन कॉमेंट हियर या फिर यू कैन राइट टू अस ऑन आवर WhatsApp number. Thank you so much for watching and I'll see you all in the next video. Thank you.